हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे टेलीमेडिसिन क्या होता है। ये हमारा जो यूनिट 4 है उसका पार्ट 2 है, जो कि ब्लॉक 2 में से है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज दी गई है, हम देखेंगे टेलीमेडिसिन क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, हम कोई हमें मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, हम कॉल करके किसी से बात कर सकते हैं। ऐसी अब ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं और वो हमें हेल्प करेंगे, या जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं उसी तरीके से एक हमारी टेली मेडिसिन होती है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको इलाज कराना होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है ना, अपनी अपनी उधर खुद जाके इलाज कराना है, वो आपके पास नहीं आएंगे, है ना। तो अब क्या हो गया है कि अब आपको आपके मतलब फ़ोन पे आप एक जगह बैठ के आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है, आप और आपके जो भी डॉक्टर जो भी आपको इलाज कराना है आप अपने फ़ोन पे करा सकते हो आराम से। इसी को हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन ब्रिंग्स इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ टू द इंडियन पीपल, यानी जो टेलीमेडिसिन है हमारी, वो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ हैं अलग अलग चीज़ों में, वो उनको लाया है कहाँ, इंडिया के लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, मतलब ऑनलाइन वो हेल्प कर सकते हैं, आप उनके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो। इंडो अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो इंडो यानी इंडिया और अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज है, ये इन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जहाँ पे जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो जो जितने भी बड़े बड़े अमेरिका के डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे बात कर सकते हैं अपने इलाज के रिलेटेड। नाउ यू कैन कंसल्ट एमिनेंट स्पेशलिस्ट सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब विदाउट मूविंग एन इंच फ्रॉम योर प्लेस। अब ऐसा टाइम आ गया है टेलीमेडिसिन से कि आप अपने मतलब दुनिया के आप एक कोने पे रहते हो, आप दुनिया के दूसरे कोने पे जाके बात, मतलब एक जगह पे बैठ के वहाँ पे आप वहाँ के डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो बिना एक भी इंच हिले हुए। यस, अब आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, टेलीमेडिसिन मेक्स दिस पॉसिबल। जो टेलीमेडिसिन है ये ये चीज़ कर सकती है, या उसने ये पॉसिबल बना दिया है, यानी ऐसा हो सकता है। अब इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स, वी हैव माउंटेन्स एंड वैलीज, नो एंड डेजर्ट्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट, द रिच एंड द पुअर। तो ये बोलते हैं हमारी जो इंडिया है उसमें अलग अलग तरीके हैं, मतलब तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे। मतलब हमारे इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं, बर्फ़ होती है, डेज़र्ट्स हैं। यहाँ पे सैलाब आता है, यहाँ पे बहुत टाइम के लिए बंजर बन जाती है ज़मीन, या यहाँ पे ड्रॉट आता है, या यहाँ पे अमीर भी हैं और यहाँ पे गरीब भी हैं। द रिच कैन गो टू कोऑपरेट हॉस्पिटल्स टू गेट ट्रीटमेंट। वहीं ये बोलता है उसके बाद जो एक अमीर इंसान होगा वो कहीं भी जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, लेकिन बट इट इज़ द पुअर क्लास हु सफ़र साइलेंटली मिसिंग द फ्रूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो बेचारा इंसान गरीब होगा, जिसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपना जो भी इलाज हो, जो भी उस बेचारे को प्रॉब्लम हो, वो उसको ठीक करा सके, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो हमारे लिए इतना सब कुछ बना दिया है, लेकिन वो सब यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अ फार्मर लिविंग इन अ रिमोट विलेज इन आंध्र प्रदेश कैन कंसल्ट अ पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यूयॉर्क रिगार्डिंग द बेस्ट कोर्स अवेलेबल फॉर हिज सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ कॉन्जीनाइटल हार्ट डिजीज़। तो अब आप ये बोलता है कि एक कोई आंध्र प्रदेश में अगर कोई फार्मर किसान होगा, वो आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े हुए गांव में या बहुत दूर गांव में रहता है, वो वहाँ से बैठ के फ़ोन पे एक जो न्यूयॉर्क में कोई डॉक्टर बैठा होगा जो कि हार्ट के डिजीज़ जो होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट उसी को बोलते हैं, तो जो हार्ट के दिल की बीमारी या दिल के जो भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके साथ काम करता है, तो उसके साथ बात कर सकता है। क्योंकि जो फार्मर होगा वो अगर उसके बेटे को वो प्रॉब्लम है कि उसके दिल को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उससे बात कर सकता है। अ 16-year-old गर्ल लॉस्ट हर हैंड इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। अब क्या होता है, एक 16 साल की बच्ची होती है, वो अपना हाथ खो देती है, कहाँ, उसका एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल पे, और वो अपना हाथ बेचारी खो देती है। हैविंग रीड इन द न्यूज़ पेपर अबाउट टिश्यू कल्चर एंड ग्रोइंग न्यू ऑर्गन्स, द फादर went to IAMS and asked if a new hand can be grown for her.
अब जो उस बच्चे के फादर होते हैं वो न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं कि अब नया हाथ मतलब नए ऑर्गन्स आपको अगर उगाने हैं, उसका एक टिश्यू बन गया है, टिश्यू कल्चर उसको बोलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिसकी मदद से क्या होगा, जब आप टिश्यू नया किसी ऑर्गन का टिश्यू डेवलप करते हो, टिश्यू कल्चर डेवलप करते हो, तो उससे क्या हो जाता है, नया ऑर्गन आप डेवलप कर सकते हो। तो उसको ख्याल आता है कि मैं जाऊँगा हॉस्पिटल और इसके बारे में बात करूँगा। तो वो IAMS जाता है और वहाँ अपने बेटी के नए हाथ के बारे में बात करता है। द डॉक्टर said it was not possible but the father was adamant that they must do something for her। तो अब डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं अभी तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब आगे जाके मत कुछ होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो उसका बच्ची का फादर है वो बोलता है नहीं, मुझे चाहिए, मुझे बेटी को ऐसा कराना है। आफ्टर अ फ्रेंटिक सर्च दे गॉट सम यूज़फुल न्यूज़। अब वो बहुत मतलब उन्होंने रिसर्च की, डॉक्टर्स वगैरह नहीं, तो उनको एक अच्छी न्यूज़ मिली। ग्रोइंग अ बायोलॉजिकल हैंड इज़ नॉट पॉसिबल एट लीस्ट फॉर द प्रेजेंट। अब वो बोलते हैं कि अभी के लिए तो हम एक बायोलॉजिकल नया हाथ तो नहीं उगा सकते हैं या बना सकते हैं, बट देर आर 2 रिसर्च यूनिट्स वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल लिम्स। लेकिन अभी 2 रिसर्च मतलब 2 ग्रुप्स या 2 बोल सकते हो टीम्स जो है रिसर्च, इसके बारे में रिसर्च कर रही हैं कि कैसे हम ऐसे आर्टिफिशियल जो लिम्स होती हैं, जिसमें नए ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इस पे काम चल रहा है। द वन इन न्यू जर्सी वॉज कॉन्टैक्टेड वेयर रिसर्च ऑन एन आर्टिफिशियल हैंड इज़ एट एन एडवांस स्टेज। तो अब न्यू जर्सी में एक जो यूनिट था वहाँ पे ये बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें यहाँ पे हम एक अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं। द हैंड इज़ फंक्शनल, और हमने मतलब जो हाथ बनाया है उससे हम काम कर सकते हैं, जो भी मतलब जो अच्छी लेवल पे है वो मतलब काम कर सकते हैं जो हाथ हमने बनाया है। वन कैन राइट एंड इवन प्ले पियानो विद इट। एक इंसान जो ये हाथ लगवाएगा जो कि आर्टिफिशियली होगा बट बायोलॉजिकल होगा, तो इससे ये कर सकता है, बजा सकता है पियानो, और लिख भी सकता है। IAMS aims to bring the most advanced, up-to-date, reliable and accurate information to every doctor through him, her to his, her patient। तो जो ये है IAMS, जो एक ये है इंस्टीट्यूट, ये क्या करता है, ये मतलब दुनिया का सबसे मतलब इंडिया में जो, तो हम जो ये वाला हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें हम ये भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन देता है, अप टू डेट ये देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो एक्यूरेट होती है और जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। किसको देता है, जो भी इसके डॉक्टर्स होते हैं, उसके फिर जो डॉक्टर्स हैं वो ये देते हैं, जो इंस्टीट्यूट है ये देता है डॉक्टर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देते हैं। इट हेल्प्स द पेशेंट इन गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट इन हिज हर ओन एनवायरनमेंट। तो जो हमारा ये टेलीमेडिसिन का जो इंस्टीट्यूट है IAMS, ये जो इसके पेशेंट्स हैं जो भी यहाँ पे इनसे बात करते हैं, उनको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, जो भी उस इंसान के घर पे ही, ठीक है। दिस इज़ डिलीवर्ड एट अ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट टू एवरीवन। और ये कोई भी इंसान ये जो यहाँ से इलाज करा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये हर कोई यहाँ पे कर सकता है इलाज। दे हैव रिजॉल्व टू बिल्ड नेशन वाइड नेटवर्क टू डिलीवर दिस सर्विस टू एवरी नूक एंड कॉर्नर एंड दिस इज़ देयर मिशन। तो इनका मिशन क्या है, हमें हमारा जितना पूरा नेशन है, मतलब नेशन जो वाइड नेटवर्क है, यानी हमारा पूरा इंडिया, वहाँ के हर कोने तक हम ये जो सर्विस है वो पहुँचा सकें, उनका ये मिशन है। IAMS is the first organization in India to adapt telemedicine to bring quality medical information to the Indian doctors and expert advice to the needy patients। तो जो हमारा IAMS है, ये हमारे इंडिया की पहली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, टेलीमेडिसिन के थ्रू बोला कि हम ऐसा ये जो सर्विस है हम अपने डॉक्टर्स को देंगे, और जिसमें हम मतलब डॉक्टर्स वगैरह को इन्वॉल्व करेंगे और एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे जितने भी जो नीडी पेशेंट्स होंगे, जिनको भी इलाज की ज़रूरत होगी कम प्राइस में, वो ये अफोर्ड कर पाएँ ताकि। दिस इज़ हाउ द टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स। और इसी तरीके से जो हमारी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट्स रिपोर्ट, CT scans, अल्ट्रासाउंड स्टडीज़, पैथोलॉजी इमेजेस, video images are transmitted through computer networks, medical informatics to a foreign specialist, and the advice and treatment is sent back from
देयर थ्रू द कंप्यूटर। और क्या किया जाता है, मतलब आप जो भी डॉक्टर जिससे आप इलाज कराना चाहते हो, आप उसको ऑनलाइन ही, जैसे कि व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो अपने जो भी आपके जैसे सीटी स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड स्टडीज़ होती हैं, जो भी आपने कराई होती हैं, वो आप उनको सेंड कर सकते हो और वो उसको पढ़ के आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे ठीक होना हो सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा ये है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हेल्प करता है। उसके बाद ये बोलता है चेक योर प्रोग्रेस, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि ये सच है या झूठ। टेलीकम्युनिकेशन हेल्प्ड हैज़ हेल्प्ड पेशेंट्स एंड लोकल डॉक्टर्स टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो टेली मेडिसिन है ना हमारी, ये हमें किस चीज़ में पेशेंट्स को मदद देती है, ताकि और जो पेशेंट्स और लोकल डॉक्टर्स होते हैं उनको कहाँ से किस चीज़ में हेल्प करती है, ताकि वो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे वो एडवाइस ले पाएँ। तो ये बिल्कुल सच है। द रिच आर द ओनली बेनिफिशरी ऑफ द सर्विस। तो इस सर्विस में जितने अमीर लोग हैं वही उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। क्या ये सच है? नहीं, इसमें जो भी अमीर हो गरीब हो सबको ये सारे अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटैच अ न्यू आर्टिफिशियल लिम्ब विच कैन परफॉर्म एवरी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल हैंड। अब ये बोलता है कि अब इंसान ये बना एक नया आर्टिफिशियल लिम्ब, या हम बोल सकते हैं एक हैंड बन गया है कि जिससे हम जितने भी हमारे ये काम हैं, जितने भी जो हम कर सकते हैं एक असली हाथ से, वो हम इससे कर पाएंगे। हाँ, ऐसा बना है, बट वो उससे अभी हम सिर्फ दो काम कर सकते हैं। हम एक राइटिंग कर सकते हैं अच्छे से, प्लस हम पियानो बजा सकते हैं, और हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे एवरी फंक्शन जो इसने बोला है ना, तो ये सच नहीं है। उसे हम सिर्फ दो फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ टू प्ले, वी कैन प्ले पियानो विद इट एंड वी कैन राइट। ठीक है। उसके बाद है दिस सर्विस इज़ अफोर्डेबल फॉर मोस्ट पीपल। तो ये जो ये वाली सर्विस है ये बहुत सारे लोग दुनिया के अफोर्ड कर सकते हैं, यानी सारे लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है, जहाँ जहाँ ये पहुँच पाएगी वहाँ के लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे फार्मर हो या कोई रिच मैन हो। दिस सर्विस वर्क्स प्राइमरली थ्रू द टेलीफोन। तो जो ये सर्विस है ये ज़्यादातर टेलीफोन से ही बात करती है। नहीं, टेलीफोन से ही बात नहीं करती है, बल्कि ये आप व्हाट्सएप की मदद ले सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन की बाकी जो सर्विसेज हैं उनसे बात कर सकते हो, अपने सिटी स्कैन्स वगैरह भेज सकते हो। तो सिर्फ टेलीफोन से ही आप नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ ये टेलीफोन पे ही बात करती है। अब है इसके बाद हमारी वोकेबलरी। इसमें हम देखेंगे नए वर्ड्स। इंसर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट लिस्ट। अब हमें कुछ लिस्ट दी गई हैं, फिर नीचे कुछ पहले हमें कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं, उसके बाद हमें कुछ लिस्ट दी है, तो हमें वो वर्ड्स उस लिस्ट में डालने हैं। तो सबसे पहले बैंक में क्या आएगा, तो इसमें से सबसे पहले बैंक में आएगा करेंसी, यानी पैसे वगैरह। उसके बाद है उसके बाद आएगा आपका इसमें से क्रेडिट कार्ड भी बैंक में हम यूज़ करते हैं ना। वेरिफिकेशन जो है वो भी हम बैंक में यूज़ करते हैं। बाउंस वगैरह जो होता है वो भी हम यूज़ करते हैं। लेजर जो होता है एक, वो भी हम यूज़ करते हैं बैंक के साथ ही। और ओवरड्राफ्ट हो गया, वो भी बैंक में ही होता है ज़्यादा। उसके बाद है साइबर कैफ़े। इसमें आपका आएगा ब्राउजिंग, सेकंड आएगा लॉगिन करते हो जैसे आप, फिर आएगा ईमेल वगैरह, फिर आएगा इंटरनेट, और फिर आएगा चैट वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद एम्बुलेंस में आएगा आपका इमरजेंसी के टाइम आप यूज़ करते हो इसको, या ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सा वर्ड है, पहले मुझे देखना पड़ा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आप कर सकते हो इसको रेसस कीटेट। ठीक है, तो ये भी इसी में आता है। उसके बाद टेलीफोन्स में आता है आपका क्रॉस कनेक्शन, चैट भी आ सकता है इसमें, और केबल जो होता है वो भी, और टिंकल आप इसमें बोल सकते हो, आ सकता है आपका। उसके बाद होटल में आएगा आपका हॉस्पिटैलिटी, क्यूजीन, उसके बाद आएगा चेक इन, उसके बाद आएगा क्रेडिट कार्ड भी आप इसमें यूज़ करते हो, और बैंक यू आई थिंक ये है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, या बैंक यू। उसके बाद है आपका राइट डेफिनेशंस एक्सप्लेनिंग व्हाट जॉब्स ईच ऑफ दिस पीपल इन्वॉल्व इन पब्लिक सर्विसेज डू। देखो, उसके बाद इन्होंने हमें कुछ ये दिए हैं लोगों के नाम, तो हमें बताना है कि ये लोग क्या क्या करते हैं, प्रोफेशंस के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले जो एयर होस्टेस होती है वो क्या करती है, वो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं प्लेन में उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, खाना कुछ भी, वो देने में मदद देती है। उसके बाद जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है, ये आप बोल सकते हो, जिसको ये पता होगा कि
जिसको ये पता होगा कि जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं उसमें कैसे उसके मतलब पास ऐसे स्किल्स वगैरह होती हैं, उसको पता चल जाता है कि कैसे अगर कोई चीज़ जो हो पैसे के रिलेटेड ना, वो कोई उसमें फ्रॉड ना हो या कोई ये ना हो, गलत चीज़ें ना हो, उसके बारे में ये काम करता है, ठीक है। यानी उसको पैसे के रिलेटेड डील करता है, ये देखता है कि कैसे कोई कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा है पैसे में। उसके बाद जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से हो जाएं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। जैसे कि ये नए ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकता है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह यूज़ करता है, चैट रूम्स यूज़ करता है, और क्या करता है कंपनी जो है, और अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उनको ऑनलाइन जो भी इसका जो चैनल होगा उसके थ्रू क्या करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, दूसरों को बताता है कि हाँ ऐसी ऐसी कंपनी है, तो आप ये करती है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप बोल सकते हो ये होता है एक ये ज़्यादा कंप्यूटर के साथ करता है, ठीक है। इसका काम होता है ये रिसर्च करता है, अलग अलग चीज़ों पे डिज़ाइन बनाता है, अलग अलग चीज़ों के प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग वगैरह करता है। उसके बाद है हमारा वेब, आई थिंक वेब डिज़ाइनर। तो वेब डिज़ाइनर होता है ये वेबसाइट्स वगैरह के साथ ये करता है, वेबसाइट्स को क्या करता है, एक तो वेबसाइट वगैरह बनाएगा और उसके लिए अलग अलग जो कंटेंट है वो बनाएगा। उसके बाद है हमारा शेफ़। शेफ़ क्या होता है ये तो आपको पता ही है, जो कि जिसको पूरी प्रोफेशनली ट्रेंड होता है ताकि अच्छा खाना बना पाए। उसके बाद स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर होता है वो इंसान जो कि जब आप कभी जाते हो ना स्काई डाइविंग के लिए, तो वो आपको हेल्प करता है, आपकी जो बेल्ट है, हार्नेस जो बेल्ट होती है वो लगाता है और आपको बताता है कि आप कैसे, अगर आपको डर लगता है स्काई डाइविंग से तो आपको बताता है आप कैसे इसको इससे मतलब इसके डर को दूर कर सकते हो, तो आपको उसमें हेल्प करता है। उसके बाद साउंड मिक्सर जो होता है, ये होता है, हम बोल सकते हैं जो अलग अलग ये फ़िल्म्स वगैरह जो होती हैं ना उनके जो वो बनाने वाली क्रीव होती है उसमें होता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, ये अलग अलग जो भी सीन्स वगैरह होते हैं जब पिक्चर बन रही होती है उसमें कौन सा साउंड सही रहेगा, अलग अलग साउंड्स को मिक्स करके या जो भी ये वहाँ पे आवाज़ है उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प देता है, या साउंड को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको एडिट करना, वो सारा ये करता है। उसके बाद कॉनक्रीज होता है वो एक इंसान जो कि होटल में काम करता है, और ये जितने भी जो भी यहाँ पे गेस्ट वगैरह बुकिंग के लिए आते हैं उनको बताता है कि आप कैसे कर सकते हो बुकिंग वगैरह, या अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे रिजर्वेशन अगर करानी होती है वहाँ पे ये बात करता है उनसे, एक टाइप का मैनेजर सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो आप। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट हम बोल सकते हैं वो इंसान जिसको कि बिज़नेस की अच्छी खासी नॉलेज होगी और वो लोगों को बता सकता है कि आप कैसे बिज़नेस को चला सकते हो, या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो कर सकते हो, या क्या अच्छा रहेगा, किस तरीके से आप अपना बिज़नेस चला सकते हो, इसको आप बीए भी बोल सकते हो। उसके बाद है स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़। इसमें है आपका हैव अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद फ्रेंड और क्लासमेट एट द स्टडी सेंटर। ये बोलते हैं आप स्टडी सेंटर पे किसी क्लासमेट या जो आपका फ्रेंड है उससे बात करो। स्टूडेंट ए शुड बी मेकिंग अ कंप्लेंट आस्किंग फॉर अ फेवर। और जो पहला ग्रुप का बच्चा होगा वो क्या करेगा, किसी प्रॉब्लम के लिए या कंप्लेंट के लिए या किसी मदद के लिए बोलेगा। जो स्टूडेंट बी होगा वो कॉल उठाएगा और बताएगा कि क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, कुड आई स्पीक टू द एरिया मैनेजर प्लीज़। तो इन्होंने आपको एक बताया कि आप कैसे बात कर सकते हो, तो आप ये देख लो कि ऐसे बात कर सकते हो, और फिर आप इसकी मदद लेके खुद की भी ये बना सकते हो। जैसे कि ये या मैं आपको समझा ही देती हूँ क्या बोल रहे हैं। देखो, गुड मॉर्निंग सर, कुड आई स्पीक टू द एरिया मैनेजर प्लीज़। तो ये बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं जो एरिया का मैनेजर है उससे बात कर सकता हूँ। तो जो बी वाला है वो बोलता है गुड मॉर्निंग, आई एम इन द एरिया मैनेजर स्पीकिंग। मैं कौन हूँ, मैं एरिया मैनेजर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। माई टेलीफोन हैज़ बिन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 2 days, यानी मेरा टेलीफोन है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आई हैव बिन कॉलिंग अप द डिपार्टमेंट रेगुलरली बट नो बडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। और मैं 2 दिन से उनको ये बोल रहा हूँ लेकिन
तो ये उसके बाद बोलता है कि मैं आपके जो डिपार्टमेंट है उसको मैं कर रहा हूँ कॉल बहुत टाइम से, बट कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो कुड यू काइंडली गिव मी योर टेलीफोन नंबर एंड द एरिया यू स्टे इन। तो बोलता है उसके बाद कि आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर और ये दे सकते हो, एरिया जहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद है हेलो इज़ दैट होटल ओबराय। तो ये बोलता है कि क्या ये होटल ओबराय है। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ होटल ओबराय, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो इसके बाद बोलता है कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बुक अ रूम फॉर फ्रेंड हु विल बी अराइविंग फ्रॉम कोलकाता ऑन द 22nd। तो ये बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए जो कि कोलकाता से आ रहा है 22nd को, तो मैं उसके लिए एक रूम बुक करना चाहता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट सर, आई विल चेक इफ़ अ रूम कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द 22nd। तो ये बोलता है कि 1 मिनट के लिए सर आप प्लीज़ वेट करिए, मैं देखता हूँ कि अगर उस दिन एक कोई रूम अवेलेबल होगा। सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सर, येस वी कैन मेक अ बुकिंग फॉर योर फ्रेंड फॉर दिस 22nd, कुड यू प्लीज़ गिव अस सम डिटेल्स सर। तो उसके बाद बोलते हैं हाँ सर सॉरी हमने आपको इतना वेट कराया, बट आपकी जो आपने बोला 22nd के लिए रूम, 22nd को जो रूम की आपने बोला रिक्वेस्ट की थी, तो वो हो सकता है। तो आप मुझे बाकी कुछ डिटेल्स और दे सकते हो। तो उसके बाद है, तो जो पहला है आपको है कि आई वांट टू बुक माय टिकट्स टू दिल्ली। अब इसको आपको ये ना फिल करना है। तो आप बताना चाहते हो, कहीं पे आपने कॉल किया, बोलते हो कि मुझे अपनी जो दिल्ली के लिए टिकट बुक करनी है। तो पहले आप अपनी डेट लिखोगे और आप कौन से एयरलाइंस के ये चाहते हो, बिज़नेस वाला या इकोनॉमी वाला, जो भी आपको सीट्स चाहिए वो। उसके बाद जो दूसरे साइट्स है वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि ठीक है ऐसे आप का जो ये है टिकट्स का प्रोसेस वो हो जाएगा कंप्लीट। तो वो आप बताओगे। उसके बाद आप उनको ये भी बताओ, उसके बाद आप लिखना है यहाँ पे कि आपको शाम को आप जाना चाहते हो या सुबह के टाइम पे जाना चाहते हो। तो उसके बाद वो आपको बताएगा टाइम, ठीक है, वो आप लिखोगे। उसके बाद है यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे थे। दूसरा जो सिचुएशन है वो है देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस, यानी आप बोलते हो कि मेरे घर पे चोर आ गया था। तो फिर आप बताओगे कि क्या उसने आपकी कुछ चोरी वगैरह मत की, या आपको कोई मदद मत चाहिए। तो उसके बाद जो ये है जिसको आप बोल, यानी आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे कॉल करोगे ना, क्योंकि आपको चोरी हो गई है घर पे। तो आपको बताएंगे कि आप वो आ सकते हैं उस टाइम पे कि नहीं आ सकते हैं। उसके बाद है फायर हैज़ ब्रोकन आउट इन द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है वहाँ पे फायर मतलब आग लग जाती है, या क्या आप अंदर ही हो कि बाहर हो। अगर आपको आप अगर बाहर हो तो आप बोल सकते हो किसी जो भी फायर डिपार्टमेंट वाले, उनको बोलो कि जल्दी से आके यहाँ पे ये करो, इसको आप फायर को बुझाने की कोशिश करो। तो या अगर आप अंदर हो तो आप तो भी बोल सकते हो कि जल्दी से आओ। तो वो आपको फिर बोलेंगे कि आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। तो ऐसे आपको इसको ये करना है, भरना है जगहों को। देखो उसके बाद है एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है जिसका है कि ईच वन टीच वन। इसमें आपको एक मतलब वॉलंटियर वाला काम है जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप क्या करोगे। देखो, डू यू वांट टू सर्व द पीपल ऑफ ए सिटी। तो हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्या आप अपने लोगों की मदद करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वॉलंटियर फॉर ईच वन टीच वन प्रोग्राम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बोलता है कि हमने ऐसे एक स्कीम रखी है, आप उसमें आ सकते हो और काम कर सकते हो। और फ़ोन नंबर भी नीचे दिया गया है। मिस्टर सारिश बोरा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन अहमदाबाद। अब जो मिस्टर सारिश बोरा है वो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के अहमदाबाद में ही। जो तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उन्होंने लोकल पेपर में डाली है, और आप इस काम में जाना चाहते हो। तो अब आपको उनके साथ बात करनी है, एक डायलॉग को पूरा। तो उसके बाद आप उनसे जब बात करते हो, पहले आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, फिर वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। फिर आप बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे जो आपका नाम है या इन वहीं से दिया है, आई एम निधि राजपाल, और मैं एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैंने अपने अभी एग्ज़ाम ख़त्म किए हैं, तो मैं अभी फ्री हूँ। तो मैंने आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखा था टाइम्स ऑफ हिमाचल में, तो आप वॉल्टियर्स के लिए पूछ रहे थे, तो क्या आप मुझे और डिटेल्स दे सकते हो। तो उसके बाद आपको उनके साथ बात करनी है। तो फिर वो आपको बोलेंगे वेल आई एम ग्लैड, तो मैं खुश हुआ कि आपको इस काम में ये काम में आप इंटरेस्टेड हो, और आप इसके बारे में क्या जानना चाहोगे। तो आपको खुद से आप थोड़ी कोशिश करनी है क्वेश्चंस बनाने की, ठीक है, जिससे आप ये कर सकते हो, ब्लैंक जो ये ब्लैंक स्पेस है इसको पूरा कर पाओगे। जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहोगे वो आपको सोचना है कि इसी के रिलेटेड हों, ठीक है।
देखो उसके बाद है हमारा ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। देखो जिस चीज वो वाले वर्ड्स जिनसे हम अपने फ्यूचर को बता सकते हैं, कोई फ्यूचर वाली बात बताना चाहते हैं हम वो बता सकते हैं, यानी आगे आने वाली जो भी चीज़ है अगर वो बताना चाहते हैं इंग्लिश में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो द फ्यूचर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। तो जो फ्यूचर टेंस जो होता है हम अलग अलग वेज में बता सकते हैं। इधर हम दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई विल और आई एम गोइंग टू, ठीक है। तो हम देखेंगे आई विल और आई एम गोइंग टू हम कब कब यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या फ़र्क है। देखो फ्यूचर एक्शंस, स्टडी द डिफरेंस बिटवीन विल एंड गोइंग टू। अब हम देखेंगे स्टडी करेंगे किसके बारे में, विल और गोइंग टू के बारे में। देखो राधा इज टॉकिंग टू सावित्री, राधा लेट्स गो फॉर अ मूवी। तो जो राधा है वो अपनी फ्रेंड सावित्री से बात करती है, वो उसको राधा जो बोलती है चलो हम मूवी देखने चलते हैं। सावित्री बोलती है दैट्स अ गुड आइडिया, विल हैव डिनर एज वेल। ये तो अच्छा आइडिया है, हम खाना भी खा लेंगे वहीं से। तो विल जो यहाँ पे ना इसका विल मतलब है, ठीक है। वी यूज़ विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो विल हम कब यूज़ करते हैं, देखो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो तब हम कोई उसने हमें कोई बात बताई तो उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, उसको तब हम यूज़, तब अगर हमने बोला जैसे इसने बोला इसको कि हम मूवी देखने जाएंगे तो इनका कुछ और मतलब इसका मोटिव था, फिर उसने बोला हम खाना भी वहीं से खा लेंगे तो इसने विल यूज़ किया, तो हम वैसी सिचुएशन में हम विल यूज़ करते हैं, ठीक है। द स्पीकर हैज़ नॉट डिसाइडेड बिफोर। तो जो बोलने वाली जो लड़की स्पीकर थी उसने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि हम डिनर भी करेंगे, उसने बोला था सिर्फ हम मूवी देखेंगे, तो पहले से ही डिसाइडेड नहीं था। जो मूवी देखने का आइडिया था वो बिल्कुल नया था, ठीक है। तो विल हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ बाद में डिसाइड करें, ठीक है। तो पहले जो डिसाइड ना करके हो, जिसके बारे में हमें पहले ही पता ना हो। लेटर दैट डे सावित्री मीट्स अरुण। और उसी दिन शाम को फिर जो सावित्री है वो अरुण से मिलती है। सावित्री, राधा एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी। तो राधा और मैं कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने। वी आर गोइंग टू हैव अ डिनर एज वेल। और हम जा रहे हैं वहीं से खाना खाने भी। गोइंग टू, अब गोइंग टू क्या हो गया, वी यूज़ बी, यानी गोइंग टू व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग। तो गोइंग टू हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने ऑलरेडी कोई चीज़ डिसाइड कर ली होती है, कि हमें पता होता है कि हम ये चीज़ भी करने वाले हैं, तो तब हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। जब हमें नहीं पता होता है कि हम ये करने वाले हैं तब हम विल यूज़ करते हैं। सावित्री हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू हैव डिनर बिफोर शी स्पोक टू अरुण। क्योंकि अरुण से जब वो बात करती है तो उसने अपनी फ्रेंड राधा से पहले ही डिसाइड किया होता है ना कि हम वहीं से खाना भी खाएंगे, तो इसीलिए उसने गोइंग टू यूज़ किया। उसके बाद हमें कंपेयर करना है। शोभा फोन्ड वाइल यू वर आउट, ओके आई विल फोन हर बैक, बट जो शोभा है वो उसने जब तुम बाहर गए थे उसने मुझे कॉल किया, तो ये बोलती है कि बोलता है कि मैं उसको वापस कॉल करूँगा। शोभा फोन वाइल यू वर आउट, येस आई नो आई एम गोइंग टू फोन हर बैक। तो ये उसके बाद बोलती है कि जब तुम बाहर थे शोभा ने कॉल किया था, ये बोलता है हाँ मुझे पता है, तो मैं अभी जाके उसको कॉल करूँगा। तो जो पहले इसने बोला था कि मतलब बाद अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है तो मैं बाद में कॉल कर दूँगा, लेकिन दूसरी सिचुएशन में बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उसको यहाँ से जाते ही कॉल कर दूँगा। सो द फोन वाइल यू वर आउट, ओ इट इज़ आई डिडंट नो, आई विल गो एंड विजिट हर। तो उसके बाद बोलती है सुधा जो है उसने मुझे कॉल किया था, ये सिचुएशन एक और है, उसमें बोलती है कि हाँ ओ अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था, मैं उससे कब जाके मिल लूँगा कभी। तो बट सुधा इज़ इन हॉस्पिटल, येस आई नो आई एम गोइंग टू विजिट हर टुमारो। लेकिन जो सुधा है वो तो हॉस्पिटल में है, ये बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं सुबह जाके उसको मिलूँगा। समटाइम्स देयर इज़ेंट मच डिफरेंस बिटवीन विल एंड गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से। तो ये बोलते हैं बहुत बार ऐसा भी होता है विल और गोइंग टू में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जैसे कि आई थिंक द प्लेन विल बी लेट टुडे। तो ये बोलती है कि मुझे लगता है जो प्लेन है आज वो लेट होने वाला है। आई थिंक द प्लेन इज़ गोइंग टू बी लेट टुडे, लेकिन मुझे लगता है आज शायद आज जो प्लेन है वो लेट हो जाएगा। ऐसे ये पहले था कि वो लेट होगा, इस दूसरी सिचुएशन में है कि हो जाएगा, ठीक है, या होने वाला है, लेट होने वाला है। when we say something is going to happen, we know this because of the situations now, for example। तो जब हम बोलते हैं कि कुछ होने वाला है तो हम, क्योंकि हमने कुछ सिचुएशंस पहले से ही देख ली होती हैं, उसकी बेसिस पे हम बोलते हैं। जैसे कि लुक एट दैट ट्री, इट इज़ गोइंग टू फॉल जस्ट नाउ, विल इट नॉट इट विल फॉल। तो जैसे कि वो जो एग्जाम्पल्स दी है कि कोई पेड़ होता है, वहाँ पे उसकी तरफ देख के बोलता है कि जो पेड़ है वो गिरने वाला है।
इज़ गोइंग टू फॉल जस्ट नाउ, वो अभी गिरने वाला है। यहाँ पे यानी उसकी सिचुएशन, अगर वो टूटने वाला उसको कुछ होगा ना, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उसकी तरफ देख के उसको लगा कि वो गोइंग टू मतलब वो गिरने वाला है। अगर वो होता विल फॉल तो वो विल फॉल नहीं हो सकता, क्योंकि वो शायद आगे कभी उसका पूरा पता नहीं था, तो यहाँ पे इज़ गोइंग टू लगेगा। उसी तरीके से आई फील ऑफुल, आई थिंक आई एम गोइंग टू प्यूक, तो ये बोलता है कि दूसरी सिचुएशन में कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं उल्टी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे है कि नॉट आई थिंक आई विल प्यूक, तो यहाँ पे आपको नहीं बोल नॉट मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। आई फील ऑफुल नाउ, तो अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं शायद प्यूक करूँ, क्योंकि उस टाइम अगर जब आपको अजीब लगता है आपको खुद ही समझ आ जाता है ना कि आप उल्टी करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो कि मैं कल उल्टी, आपको मत आज का पता है, कल का पता है कि आप आज ही पता चल जाएगा कि आप कल उल्टी करने वाले हो। आपको जब आपकी सिचुएशन वैसी होती है आपको उसी टाइम पता चलता है ना कि मैं उल्टी करने वाला हूँ, तो आप बोलते हो कि आई एम गोइंग टू, मैं शायद उल्टी करने वाला हूँ, अब भी उल्टी करने वाला हूँ। डू नॉट यूज़ विल इन सिचुएशंस लाइक दिस, इन अदर सिचुएशन इट इज़ सेफर टू यूज़ विल। तो ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन आए ना जिसमें आपको पता है कि क्या होने वाला है, जब आप पहले ही पता है कि आप ऐसा करने वाले हो या ऐसा होने वाला है सिचुएशंस को देख के, तो आप कभी विल नहीं यूज़ करना, तब हमेशा गोइंग टू यूज़ करना, ठीक है। राम विल प्रोबेबली अराइव एट 8 PM, जो राम है वो शायद 8 बजे आ जाएगा। शायद है ना, यहाँ पे पूरा नहीं पता है वो इतने बजे आएगा कि नहीं। आई थिंक राज विल लाइक द न्यू कार, तो ये बोलता है कि मुझे लगता है कि राज ये नई कार पसंद करेगा। तो इसने बोला कि मुझे लगता है, तो मुझे लगता है मत पूरा श्योर है, तो इसीलिए विल यूज़ किया गया है। तो अब आपको इन्होंने कुछ सिचुएशंस दी हैं, वो आप देखो, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो अच्छा है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपकी मदद करूँगी इसमें। आप लेकिन खुद ट्राई करना ना इनको पढ़ के, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद हैं कुछ हमें इन्होंने दिए हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ नए वर्ड्स। इसमें आपको ज़रूरी याद रखना है कि जब इंग्लिश में हम नए वर्ड्स देखते हैं ना, या हर कोई वर्ड, अगर हम किसी को भी अच्छे से इंग्लिश समझाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर जो ये है ना, मतलब जो वर्ड हम बोल रहे हैं, हमें पता होना जो सेंटेंस है उसमें हमें किस वर्ड पे ये डालना है, स्ट्रेस डालना है, ठीक है, या किस अल्फ़ाबेट पे स्ट्रेस डालना है। तो जैसे कि वर्ड्स ऑफ 2 सेलेबल्स, तो यानी हम 2 टाइप पढ़ेंगे। देखो पहले जब वो वाले जो हमारे सेलेबल जिस पे पहला जो वो वाले हमारे वर्ड जिसके पहले इस पे स्ट्रेस डालना है, हमने पहले वाले इस पे अल्फ़ाबेट पे स्ट्रेस डालना है, यानी जो पब्लिक यानी पी पे स्ट्रेस डालना है। पब्लिक, ऑनर, नॉलेज, मासेस या मैसेज, वेलफेयर, बिजनेस, मैसेज, बैंक्वेट, यानी PHKMWBMP, ठीक है, इन पे स्ट्रेस डाला हमने। उसके बाद है स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सेलेबल, अब हम दूसरे सेलेबल पे डालेंगे, यानी दूसरे अल्फ़ाबेट पे डालेंगे यहाँ पे स्ट्रेस। एडवाइस, एड डी पे लगाना, कैसेट, कैसेट, ऐसे, ठीक है। डिफाइंड, डी ई लगाना है यहाँ पे हमें, डिफाइंड। अब्रॉड, बी पे हमने स्ट्रेस डाला। ऑल दो, ठीक है, टी पे। मिस्टेक, MI मी हो गया ना, मिस्टेक। टू वर्ड, ओ पे स्ट्रेस डाला, टू वर्ड। एगो, जी पे स्ट्रेस डाला, एगो, ठीक है, ऐसे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी वर्ड बोलते हो उस पर किस अल्फ़ाबेट पे आपको स्ट्रेस डालना चाहिए। तो इतने आपने सारे नहीं एक साथ सीख सकते हो, बट अभी इन पे थोड़ी आप इनकी प्रैक्टिस करना, तो आपको फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको कैसे किस पे स्ट्रेस डालना है। तो इसी के साथ हमारा जो ये ब्लॉक था, इसका जो यूनिट 4 था वो भी ख़त्म हो गया, और हमारा जो ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड है वो मैंने अब करा दिया है आपको। अब हम इसके बाद करेंगे हमारा जो ब्लॉक नंबर 3 है वो, और उसके जो यूनिट्स है वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और देन हमारा लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो ख़त्म करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट another part of English which is very important for semester second. I don't know उसका नाम क्या है, बट अभी आई थिंक इंग्लिश एट वर्क प्लेस, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो आप मुझे बताना और किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम धीरे धीरे सारे जितने भी जहाँ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, मैं आपकी जहाँ पे भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू।
और ये मेरा फ़र्ज़ है आपकी मदद करना। अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक वो पहुँचाऊँ, और इसमें कोई कोई भी बुरी बात नहीं, या कोई भी आपको बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इसकी हेल्प की ज़रूरत है। आपको किसी में भी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मुझे भी इसमें, मैं भी कभी कोई वर्ड पढ़ती हूँ, मुझे भी नहीं समझ आता है वो क्या है। तो ऐसा होता है, तो आपको जितना हो सकता है आप हेल्प लिया करो। ऐसा नहीं है, आप मत ये रखना कभी भी कि ईगो पे लेना कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ, मुझे क्यों इस पे ये पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में बेस्ट बनना है ना, आपको उसमें मदद चाहिए, या आपको उसमें बहुत मेहनत करनी है, तभी आप उसमें बेस्ट हो सकते हो। और वही तो, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आपको ये जितना मैंने देखा इग्नू की ये कुछ बुक्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। आप बेसिक से आप आपको ये सारी जो आप इसमें पढ़ते हो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। आपको कभी लगेगा मैं क्यों ये पढ़ रहा हूँ, बट जब आप इसकी वोकेबलरी सीखते हो ना, तो आपको लगता है हाँ मैंने नए वर्ड सीखे हैं। तो जो भी आपको मैं कोई नए वर्ड्स बताती हूँ, प्लीज़ उनको सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश किया करना। और हम धीरे धीरे फिर ये इसमें थोड़ा अच्छा, आई मीन एक्सेल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक, सॉरी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जल्दी हम वापस से बात करते हैं। गुड बाय।